हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पिछली क्लासों में इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। अब हम लास्ट और थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, या कह दो कि इसी को बेस बनाकर न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पार्ट अक्सर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इस पार्ट को बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ नए टर्म्स भी हैं जिसको डिस्कस करने से पहले हम उसके बारे में बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक इसके होंगे, वो टॉपिक होंगे वो हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर जगह फिजिक्स में, तो एरिया वेक्टर को ढंग से समझ लेना। सेकंड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो उसको डिस्कस करेंगे। गोस थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है, गोस थ्योरम। हाँ, थर्ड टॉपिक कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गोस थ्योरम। ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर पूछ भी ले तो कूलॉम्स लॉ तो है और गोस थ्योरम भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ भी सकते हैं। अब फोर्थ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ गोस थ्योरम्स। उसमें हम क्या क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड स्फेरिकल शेल। जो हमने पहले पढ़ा था क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो अब यहाँ पे काम आएगा। 3 टाइप के, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की वो यहाँ पे हमें काम आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो एरिया वेक्टर है। इसको बड़े आराम से समझना क्योंकि ये फिजिक्स में बार बार आता है। और एरिया वेक्टर होता कुछ नहीं है, ये होता है कि जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिस प्लेन की बात कर रहे हैं उसका नॉर्मल हमेशा, या बोल दो उसका परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल या परपेंडिकुलर लाइन, वो ही उसका एरिया वेक्टर शो करता है। स्मॉल एरिया ऑफ ए सरफेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। हम किसी एरिया की बात कर सकते हैं, उस एरिया का स्मॉल एरिया, जो भी प्लेन एरिया उसका स्मॉल एरिया में छोटा सा पार्ट अगर हम लें, जिसे हम लेते हैं DS DA, तो उस DS और DA को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उस वेक्टर फॉर्म को ही हम बोलते हैं यहाँ पे एरिया वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, मान लो कोई ऐसा सरफेस है, ये 3D में है और इसमें DS एलिमेंट हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है। किसका एलिमेंट है ये एलिमेंट है एरिया का। और इसका हमने अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी इस एरिया की, तो ये दिखाएगा एरिया वेक्टर। यानी एक किसी वेक्टर डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। इसको यहाँ पे n कैप, यहाँ पे इसका क्या है, यूनिट वेक्टर है। मतलब कभी भी वेक्टर को हम अमाउंट के साथ लिखते हैं, बिना अमाउंट के लिखेंगे नहीं। तो अमाउंट यहाँ पे हमने मान लिया इसका 1 है, भाई यूनिट वेक्टर का अमाउंट कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हमने माना है यूनिट वेक्टर। अमाउंट के साथ डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन कैसी है, जिस प्लेन की हम बात करते हैं उसके परपेंडिकुलर, उसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग, ये होता है एरिया वेक्टर। हम चाहे कोई सा प्लेन लें, हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन इन गॉस लॉ, उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम आएगी कि एरिया वेक्टर क्या होता है, फ्लक्स कितना होता है, कब कितना होता है, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए थोड़ा सा इसको ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी प्लेन का परपेंडिकुलर, और हमेशा ध्यान रखना जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उसके बाहर की साइड, अंदर की साइड नहीं, उसके बाहर की साइड, आउट ऑफ द सरफेस,
अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो उसका एरिया वेक्टर शो करता है। अब देखो डी एस वेक्टर लिखा हमने, वेक्टर का मतलब यहाँ पे कि अमाउंट तो है, साथ में डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया डी एस, और एन कैप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। अब एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका अमाउंट कितना होता है 1, मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, डायरेक्शन कितनी होती, डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, फ्लक्स। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं कर रहा, फ्लक्स चाहे कोई सा भी हो। फ्लक्स होता क्या है वो कंसेप्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फ्लक्स अगर हम देखें तो फ्लक्स सिंपल कहते हैं कि फ्लो होना ही फ्लक्स का एक मेजरमेंट है। जैसे अगर हम बात करें कि फ्लक्स को हम कैसे मेजर करते हैं, यहाँ चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, आगे चल के आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। तो फ्लक्स इम्पोर्टेंट है, फ्लक्स को आप थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। देखो होता क्या है, अगर इसके लिए हम पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एक पिक्चर देखते हैं, दो पिक्चर देखते हैं, दोनों में आपको बताएंगे कि कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है। फिर आप डिसाइड करोगे कि फॉर्मूला क्या आएगा, उस फॉर्मूले में हम अप्लाई करके देखेंगे हर बार वो फॉर्मूला सही होता है कि नहीं होता। अगर सही होता है तो वो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ देखो एक एरिया लिया हमने, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास होती हुई है, पास हो रही है। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स ये होता है कि जो हमने एरिया लिया है, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वही फ्लक्स का मेजरमेंट होता है। ध्यान रखना यहाँ पे कि जो हम एरिया लेते हैं, हम अपनी इच्छा से लेते हैं एरिया। हमने यहाँ पे एरिया लिया है ये वाला एरिया। अब इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, वो फ्लक्स का मेजरमेंट होता है। हम फ्लक्स को ऐसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में देखो आप क्या हो रहा है, इस केस में जितनी फील्ड लाइंस आ रही है वो सारी की सारी पास हो रही है। मतलब यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस है, जितनी भी यहाँ से आ रही है वो यहाँ से पास हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। अब मैक्सिमम तो हो रही है, लेकिन हमें फॉर्मूला बनाना है इसके लिए। तो हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, देखो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ हो रहा है, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों के बीच में एंगल 0 हो तब फ्लक्स कितना होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे कंसेप्ट समझो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स E और ये ds वेक्टर, ये E वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होती है। सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होती है। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। कब होगा, जब E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। पहली कंडीशन समझ में आई। अब चलते हैं सेकंड पे। अब देखो इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ये प्लेन रहा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये हो गया इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर। ये रहा अपने पास ds वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ है, इस तरफ है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब बताओ एंगल कितना हुआ यहाँ पे, ये 3D में तो 90 डिग्री। यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अब बताओ इस केस में इस प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 0 हो रही है, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पास नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर से निकलेगी या इसके नीचे से निकलेगी, इसके इस एरिया से पास नहीं होगी, इसके एरिया से पास बिल्कुल भी नहीं होगी, या तो इसके ऊपर से निकल जाएगी या इसके नीचे से निकल जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होती है, 0। इसका मतलब फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो इस केस में, किस केस में, जब ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स होता है 0। पहले वाले केस में जब ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री, तब होता है फ्लक्स मैक्सिमम। और जब ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स होता है 0। तो अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। देखो, जिसमें हमें ये जो सारी कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाते हैं, फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को, फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को। हम यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे होगा डी फाई। डी फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। देखो, ई डी एस कॉस थीटा कर दे। अब सर आपने कोस थीटा क्यों लिया, अब इसका भी देखते हैं हमने कोस थीटा ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया। तो देखो, कोस थीटा जब थीटा 0 डिग्री तो कोस थीटा 1 यानी मैक्सिमम, और फ्लक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तब कोस थीटा 1 यानी मैक्सिमम, तो ई डी एस भी मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 डिग्री है तब फ्लक्स मैक्सिमम होता है। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कोस 0, कोस 90 0, कोस 90 0, इसका मतलब डी फाई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। हमने पहले डिस्कस किया था, हमने देखा था। तो ये जो फॉर्मूला है उस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई डी एस कोस थीटा। ये तो वेक्टर फॉर्म में नहीं है। वेक्टर फॉर्म में हमें यहाँ पे करने के लिए हम जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म कब होगा, जब दोनों वेक्टर में होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। यहाँ पे हम उल्टा कर लें तो हम लिख देंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मतलब ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया किसका, फ्लक्स का। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो केवल मेजरमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। वो सेम बात है, फ्लक्स समझ में आना चाहिए, फ्लक्स होता ही क्या है। इसको और समझने के लिए हम यहाँ पे एक वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में देखना कि आप खुद देखोगे कि कब कंडीशन होती है कि 0 कब होगा, कब मैक्सिमम होता है। अब आप इस वीडियो में देखना, इस वीडियो में क्या होगा कि अब देखो ये जो लाइन डॉट डॉट डायरेक्शन है, ये किसका है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और ये हमने कोई प्लेन लिया है, यहाँ पे जो येलो कलर में ये कोई प्लेन है। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे कि मैक्सिमम कब होता है, जब ये दोनों एरिया वेक्टर क्या होता है,
नॉर्मल ऑफ द प्लेन। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों 0 डिग्री पे होते हैं तो मैक्सिमम इसमें से फ्लो होता है। और जब ये घूम के हो जाएगा इसके 90 डिग्री पे, यानी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, देन फ्लक्स 0। अब ये कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो जो इस कंडीशन में सारी फ्लक्स लाइन, अब देखो ये धीरे धीरे घूम गया। अब इस एरिया में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब इस एरिया देखो, यहाँ देखो, इसमें से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो मैक्सिमम पास हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, अगर वीक है तो कम फ्लक्स होगा। एंड द एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस एरिया हमने कितना छोटा लिया या कितना बड़ा लिया उस पर भी डिपेंड करता है। एंड द एंगल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एंगल दैट द सरफेस मेक्स विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सरफेस उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाता है वो एंगल। तो यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है, उसी के हिसाब से हम फ्लक्स का मेजरमेंट करते हैं। अब देख लो इस केस में आप देख लो कि एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन से पास नहीं हो रही, और इसका एरिया वेक्टर होता है इसके नॉर्मल के अलोंग। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्लक्स कितना है 0। तो हम ऐसे फ्लक्स को मेजर कर सकते हैं। अगर हम अब डेफिनेशन की बात करें फ्लक्स की, कौन सी फ्लक्स की? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस, किसी सरफेस से जो लिंक होता है वो उस सरफेस की हम बात करें, उस फ्लक्स की बात करें, इज डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स दैट नॉर्मली पास थ्रू द दैट सरफेस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसके नॉर्मल से पास होती है वो होता है उसका फ्लक्स, जो हमने डिफाइन किया था अभी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या क्या होता है, कब कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हमने कोई सरफेस लिया है एस, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हमने बहुत छोटे छोटे एलिमेंट लिए हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये डी एस, ये डी एस। अब देखो इस एरिया की बात करें हम, तो इसका तो ये नॉर्मल ये होगा, इस तरफ होगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई हम ले रहे हैं, यहाँ पे ये लिया हमने, इसके बाहर निकलता हुआ और इसके परपेंडिकुलर वो इसका एरिया वेक्टर होता है। ये इसका डीएस वेक्टर, देखो फॉर्मूला क्या हुआ, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। ई डी एस इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस थीटा 0 होता है तो मैक्सिमम, कोस 90 होता है तो मिनिमम। ये हमने डिस्कस कर लिया था, एग्जाम्पल भी लिया था हमने कि फ्लक्स कब 0 होता है, कब 0 नहीं होता, कब मैक्सिमम होता है। अब मान लो किसी एंगल पे हो तो वो थीटा के एंगल के हिसाब से हो जाएगा। भाई अगर कोस 30 है, 30 एंगल तो कोस 30 हो जाएगा, अगर 60 है तो कोस 60 हो जाएगा। वो तो डिफाइन इस एंगल के हिसाब से हो जाएगा। अब बताओ, ये तो डी एस इस एलिमेंट के लिए, ये जो फॉर्मूला है ये कि छोटे एलिमेंट का हम मेजरमेंट करने के लिए हमें चाहिए कि जो हम एरिया ले रहे हैं पूरा टोटल, उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक, जो सरफेस है उसका पूरा। तो मतलब ये दिखाया गया है, ये दिखाया गया फाई इक्वल टू एस यानी सरफेसिकल
इंटीग्रेशन, वो क्या होता है डिस्कस करेंगे आगे। ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू ई, ई तो यूनिफॉर्म है, बाहर आ गया भाई, इसको हम ऐसा करेंगे कि ई तो यूनिफॉर्म है, बाहर आ गया, डी एस कोस थीटा, ठीक है। अब कोस थीटा भी एक वैल्यू कांस्टेंट होगी, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो किसका इंटीग्रेशन होगा, डी एस का, और डी एस का क्या होगा, एस, तो क्या हो जाएगा ई एस कोस थीटा, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में फ्लक्स की डेफिनेशन होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड, ये स्केलर क्वांटिटी है लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है, वेक्टर फील्ड की। वेक्टर फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फ्लक्स भी नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, वेक्टर फील्ड की है। तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम 11th की बात देखें तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, क्या होता है, स्केलर होता है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये है डॉट प्रोडक्ट, इसलिए फाई जो होगा वो क्या होगा, स्केलर होगा। अब हम बात करें इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो हम जानते हैं कि हम निकालेंगे फाई इक्वल टू ई एस से निकालेंगे। ई की जो एसआई यूनिट क्या होती है, हम निकालेंगे ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो एफ की होती है न्यूटन और क्यू की होती है कुलाम, तो न्यूटन पर कुलाम होगी किसकी, ई की, इसकी होगी न्यूटन पर कुलाम, और इसकी क्या हो गई, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम, ये इसकी एसआई यूनिट होगी। ये तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, ये यूनिट ध्यान रखना है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम की पावर -1, कुलाम पावर -1, ये आप न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम, ये इसकी यूनिट होगी किसमें, एसआई में। यहाँ देखो ये दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कब मैक्सिमम होती है, कब जीरो होती है, ये वीडियो दिखाया था हमें, समझ में आ गया होगा कि कब जीरो होता है, कब मैक्सिमम होता है, फॉर्मूला कैसे ये हम इसको डिफाइन करेंगे फॉर्मूले से, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब देखो केस देख लेते हैं, स्पेशल केस कब कब क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस, अब देखो फॉर्मूला हमने निकाला था डी फाई इक्वल टू ई डी एस, यहाँ पे डी ए लिया है, तो डी ए मतलब एरिया वेक्टर ही है। हमने यहाँ पे पहले भी कहा था कि कोई एस लिखता है तो कोई ए लिखता है एरिया को, वो कोई इशू नहीं है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से आप कुछ भी लिखो ना, तो आप यहाँ पे डी एस लिख लेना, अगर आप यहाँ पे भी क्या लिख लेना, यहाँ पे भी डी एस लिख लेना, इस फॉर्मूले में ई डी एस कोस थीटा लिख लेना, कोई बात नहीं, ई डी एस कोस थीटा। अब देखो इस केस में एरिया वेक्टर भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इधर होगी, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो 0 कोस 0 कितना होता है मैक्सिमम, तो डी फाई कितना हो जाएगा ई डी एस, और ई डी एस का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब देखो अगर थोड़ा प्लेन इंक्लाइन हो तो इसका एरिया वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर ये होगा एरिया वेक्टर डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ होगी, एंगल कितना हुआ थीटा, और यहाँ पे लिया 60 डिग्री, तो आप 60 लिख लो, तो cos 60 यानी 1/2,
तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस बाई 2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि फॉर्मूला आपको वही अप्लाई करना है, ई डी एस कोस ऑफ थीटा, थीटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब देखो ये केस में क्या है कि डी एस वेक्टर तो इस परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरफ होगी, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, तो कोस 90 जीरो, तो डी फाई इक्वल अगेंस्ट जीरो होगा। तो यहाँ पे देख लो केस क्या क्या है। फॉर 0 डिग्री अगर एंगल थीटा इक्वल टू 0 से 90 के बीच में है तो फाई हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फाई यानी फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। जब कोस 90 डिग्री है तो 0 आएगा, और जब 90 टू 180 डिग्री है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब से आप पूछोगे 180 कब होगा, 180 कब होगा कि मान लो वन एटी तब होगा जब मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा तो इस तरफ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन इस तरफ हो और एरिया वेक्टर डायरेक्शन किस तरफ हो, इस तरफ हो। या बोल दो कि जब किसी प्लेन में किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर करती है, हमने यहाँ पे कहा था कि एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो ये एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, डी एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रही है, इसके अंदर जा रही है, तो क्या होगा, ये होगा ई वेक्टर। अब एंगल कितना हो गया 180, तो ई डी एस कोस 180 और कोस 180 -1, तो डी फाई इक्वल टू माइनस ई डी एस। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में एंटर करती है तो वहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से एग्जिट करती है, बाहर निकलती है, तब फ्लक्स पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहाँ पे एंगल 0 to 90 होता है, और यहाँ पे एंगल कितना होता है 90 to 180, तो वो नेगेटिव में होता है। तो ये एग्जांपल आप समझ दो, इस तरह समझ सकते हैं कि जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है तब नेगेटिव, और जब किसी सरफेस से एग्जिट करती है, बाहर निकलती है, तो पॉजिटिव।